गुड आफ्टरनून टू ऑल। आवाज़ सभी को आ रही है मेरी? तो आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस रहेगा। इसके बारे में आप सब पहले जानते भी हो। जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होती है हमारी, वही हमारा एक इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये होता क्या है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे हम पढ़ेंगे। बैटरी के बारे में आप सब पहले जान चुके हो, तो बैटरी में ही एक आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस होती है या इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस रहती है। ठीक है, तो जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है, अगर उसको हम देखें तो ये एक्चुअल में होता क्या है, किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने पर जो केमिकल रिएक्शन होती है उसे इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस कहते हैं। इसका दूसरा नाम इलेक्ट्रोलिसिस भी होता है। ठीक है, हिंदी में आपने सुना होगा विद्युत अपघटन, है ना, एक नाम होता है विद्युत अपघटन। सुना है नाम सभी ने? विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस या इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, ये सारे आपके एक ही चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म कराते हैं। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका होता है बैटरी। बैटरी में हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो आज हम उसके बारे में पूरा डिटेल्स देखेंगे कि बैटरी में आपका क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे वर्किंग उसकी होती है। अब इस प्रोसेस को समझने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहला होता है इलेक्ट्रोड्स। हम चाहे इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे हैं या एक बैटरी की बात कर रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रोड्स हमारा वर्ड्स है, यानी कि कोई भी हमारी प्रोसेस है उसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, या एक को हम लाल कहते हैं, दूसरे को काला कह देते हैं कि ये लाल वाला तार जा रहा है यहाँ से और दूसरे वाले से आपका काला वाला तार चला जाता है। तो अब इनसे जो हमारा वैल्यू निकल रही है किसी भी प्रोसेस में, वो कैसे परफॉर्म होती है, उसके लिए एक इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होता है जो उसका घोल बैटरी के अंदर आपका रहता है। फिर उसमें आयोनाइजेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, और ये सारी प्रोसेस एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर होती है। बंद आपका कोई बर्तन होगा उसके अंदर रहती है। ये होती कैसे है वो हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रोड्स को हमने देखा कि कंडक्टर्स ही होते हैं और आपके दो होते हैं, या तो एनोड होगा और दूसरा आपका कैथोड होगा। यानी कि एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा आपका और दूसरा हमारा निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। मटेरियल जो इसमें यूज करते हैं वो कार्बन, ग्रेफाइट, मेटल रॉड्स, प्लेट्स, इस प्रकार के हम इलेक्ट्रोड्स में यूज करते हैं। तो ये हमारे होते हैं इलेक्ट्रोड्स। दूसरा पॉइंट आपका आता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मीन्स आपका एक सॉल्यूशन होता है, घोल होता है, जिसमें करंट फ्लो कराने पर केमिकल चार्ज हो जाता है। जैसे CuSO4 कॉपर सल्फेट सबसे ज़्यादा यूज होता है, NaCl, NaOH, HCl, इन सब के हम लिक्विड फॉर्म में इनको यूज करते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट की प्रोसेस को परफॉर्म कराने में हेल्प करते हैं। तो दो चीज़ें अभी तक हमारी हो गई, एक तो इलेक्ट्रोड हुए आपके पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जिसको हम एनोड और कैथोड कहते हैं, और दूसरी चीज़ हमारी उसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट हुआ जो आपका कॉपर सल्फेट, CuSO4, NaCl, NaOH, HCl, इन सब के आपके घोल या सॉल्यूशंस हमारे रहते हैं जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म कराते हैं और करंट हमारी फ्लो होने पर वो चार्ज के रूप में आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। कैसे होते हैं वो हम आगे देखते हैं। अब उसके बाद प्रोसेस आपकी है आयोनाइजेशन। तो ऑब्वियसली एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें
जो हमारा सॉल्यूशन है वो प्लस और नेगेटिव माइनस आयंस में विभाजित हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। कैटायंस और एनायंस नाम अलग अलग होते हैं। तो आपका जैसे कॉपर सल्फेट है तो कॉपर अलग हो जाएगा Cu, और सल्फेट आपका अलग हो जाएगा। Cu पे प्लस प्लस आपका चार्ज आ जाएगा और सल्फेट पे आपका माइनस माइनस चार्ज आ जाएगा। और जो इलेक्ट्रोलिटिक शेल होता है वो एक बर्तन होता है, पॉट होता है, जिसमें आपका पूरी प्रोसेस परफॉर्म होती है। जो हमारी इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस है वो पूरी की पूरी इसके थ्रू परफॉर्म की जाती है, वो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक शेल कहलाता है। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई कि आप 3 चीज़ हमें याद रखनी है। सबसे पहला इलेक्ट्रोड्स, देन आपका इलेक्ट्रोलाइट, और देन आपका आयोनाइजेशन की प्रोसेस, कि जो आपका उसमें सॉल्यूशन है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो 2 पार्ट्स में ब्रेक होता है, पॉजिटिव आयंस में और उसके साथ साथ आपका निगेटिव आयंस में। अब एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, जो हमारी इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं उसके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं। तो इस प्रोसेस का यूज लेबोरेटरीज़, इंडस्ट्रीज़ आदि में किया जाता है। सबसे पहला है इलेक्ट्रो डिपोजिशन। ठीक है, ये मतलब आपका किसी मेटल पे कुछ और पार्ट को डिपॉजिट करना। आपका तांबे की चीज़ें हैं, है ना, जिंक की चीज़ें हैं, लेकिन उसके ऊपर हमने सिल्वर की फॉल चढ़ा दी, या आपका कोई और एलिमेंट की हमने ऊपर उसकी लेयर चढ़ा दी, जिससे हमें लगता सोने की जैसा है, चांदी की जैसा है, लेकिन अंदर वो तांबे का निकलता है। ज्वेलरी में स्पेशली इनका यूज होता है। आपने गर्ल्स को स्पेशली पता होता है कि ज्वेलरी आपको देखने में बहुत चमकदार लगती है, लेकिन जब उसको हम रियल में देखते हैं तो वो सबसे बेकार मटेरियल की बनी होती है। बस उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दी जाती है जिससे हमें ऊपर से वो अच्छी लगे, और कुछ टाइम के बाद वो उसका कलर ब्लैक हो जाएगा, या वो हल्के कलर की दूसरे कलर में चेंज हो जाएगी अपने आप ही। ये सब चीज़ें आपने देखी होगी, है ना। जब भी हम ज्वेलरी की बात करते हैं तो आपको सोने चांदी की ज्वेलरी तो डायरेक्टली नहीं मिलेगी, बहुत सस्ती होती है या महंगी होती है। सभी को समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूँ। जो भी हमारी ज्वेलरीज होती हैं वो आपका 2 टाइप की होती हैं। एक ओरिजिनल ज्वेलरी जो हम ग्राम में लेते हैं कि 1 ग्राम की मिल जाए, 2 ग्राम की मिल जाए, बहुत महंगी होती हैं, है ना। 50,000 रुपये के 10 ग्राम मिलेगा सोना, या 40,000 का चांदी भी ऐसी मिलेगी। लेकिन हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सी ज्वेलरी यूज़ करते हैं, क्या नाम देंगे उसको। एक तो ओरिजिनल हो गई, अब दूसरी हो गई, दूसरी ज्वेलरी को क्या कहेंगे, डुप्लीकेट ज्वेलरी या आर्टिफिशियल ज्वेलरी। हाँ, पॉलिश की होती है। तो आजकल के टाइम में आर्टिफिशियल ज्वेलरी का यूज ज़्यादा होता है। देखो, ज्वेलरी का नाम आते ही सबके रेस्पॉन्स आने शुरू हो गए, वरना किसी का कमेंट नहीं आ रहा था, है ना। जब अपने काम की कोई चीज़ या आती है कहीं भी तो उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा लगता है हमें। चलिए कोई बात नहीं। तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी में क्या करते हैं, हम पॉलिश कर देते हैं। वो आपका होता है इलेक्ट्रो डिपोजिशन। हम एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर को चढ़ा देते हैं। ऐसे क्या होता है, आपका इलेक्ट्रो मेटलर्जी होती है। मेटल्स के ऊपर भी हम आपका किसी और कंपोनेंट की लेयर चढ़ा देते हैं और उसको चेंज करके, जिससे देखने में अच्छी लगे या सस्ती पड़े, हमें महंगी चीज़ जैसी ही लगे, सस्ती हमें पड़े लेकिन लगे महंगी जी, कि हाँ बहुत अच्छी ज्वेलरी है, लेकिन उसकी कॉस्ट हमारे लेवल में रहती है। फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन्स एंड केमिकल कंपाउंड्स। जैसे हम देखते हैं कि बुखार की दवाई है या दर्द की दवाई है, कोई पेन किलर कोई है, डिक्लोफेनेक्स है या पैरासीटामोल है, तो कलर उसमें मिलाए जाते हैं, तो कोटिंग की जाती है आपके मेडिसिन्स में, कंपाउंड्स में किसी उसमें डुबो जाते हैं, रिएक्शन करवाई जाती है, जिससे वो आपका काफ़ी टाइम तक ख़राब नहीं होती हैं। अगर सिंपल ऐसी रख दोगे तो वो कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाएगी, लेकिन अगर वो रैपर के अंदर रखी हुई है तो उसके अंदर केमिकल कंपाउंड्स की रिएक्शन करवाई हुई जाती है पहले से ही, जिससे वो ख़राब ना हो।
फिर आपका होता है इलेक्ट्रो क्लीनिंग, सब इलेक्ट्रिकल की हेल्प से हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। क्लीनिंग हम कर देते हैं उसकी, एनोडाइजिंग कर देते हैं, गैल्वेनाइजिंग कर देते हैं, है ना, इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने के लिए, स्टोरेज सेल को बनाने के लिए, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर के रूप में, इलेक्ट्रोलिटिक रेक्टिफायर के रूप में, इलेक्ट्रो पॉलिशिंग, इलेक्ट्रो प्लेटिंग। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। हाँ, लास्ट के दोनों आपके बहुत अच्छे से पढ़े हुए होंगे, सुने हुए होंगे, इलेक्ट्रो पॉलिशिंग और इलेक्ट्रो प्लेटिंग, यानी कि पॉलिश करना या इलेक्ट्रो प्लेटिंग, एक के ऊपर एक लेयर हम उसको चढ़ा देना। इनको आगे हम एक एक करके अभी देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस को समझने के लिए फैराडे ने अपने नियम दिए। फैराडे यहाँ भी आ गए। फैराडे का आपका इंडक्शन का प्रिंसिपल तो है ही है, फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल, लेकिन साथ साथ आपका इलेक्ट्रोलिसिस का भी अपने अपने उसने रूल्स अप्लाई कर दिए। तो जो हमारा फैराडे के रूल्स होते हैं, है ना, वो भी आपका यहाँ पे आ जाते हैं। विद्युत अपघटन, मैंने लिखा भी हुआ है कि इलेक्ट्रोलिसिस को हम विद्युत अपघटन कहते हैं, ये आपने पढ़ा भी होगा। जो हिंदी मीडियम्स के बच्चे हैं ज़्यादातर वो विद्युत अपघटन पढ़ते हैं, प्रोसेस हमारी रहती है। तो फैराडे ने दो रूल्स अपने दिए, एक फर्स्ट लॉ, एक सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है आपका कि इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस में इलेक्ट्रोड्स पर फ्री होने वाले पदार्थ की मात्रा इलेक्ट्रोलाइट में फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट की मात्रा के प्रोपोर्शनल होती है, m प्रोपोर्शनल टू q। ये ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है इन चीज़ों से कि आपका फैराडे के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा सब्सटेंस है, पदार्थ है, उसकी जो क्वांटिटी होती है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना। तो फैराडे वहाँ से यहाँ भी हैं, वो आपको ओबियसली पीछा तो नहीं छोड़ेंगे। वो जब तक इलेक्ट्रिकल से रिलेट करते रहोगे तो बिना उनके कोई काम नहीं होगा, चाहे मोटर हो, चाहे जनरेटर हो, चाहे आपका मशीन आ जाए, कहीं भी आ जाए आपका। अब यूटिलाइजेशन आ गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वहाँ भी आपके फैराडे पहुँच जाते हैं। तो m प्रोपोर्शनल टू q होता है या m प्रोपोर्शनल टू IT, q इक्वल्स टू IT, चार्ज हमारा IT होता है, और m इक्वल्स टू जेड IT बन जाता है। z की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, m अपॉन IT या m अपॉन q। ये आप क्वांटिटीज़ हैं इसकी कि m हमारा पदार्थ की मात्रा है, वेट है, कितना सब्सटेंस हमारा यूज़ कर रहे हैं, कितनी करंट फ्लो हो रही है, कितने टाइम में हो रही है, और ये जेड हमारा एक इक्विवेलेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल का। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि फैराडे के फर्स्ट लॉ को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो एक कंपोनेंट सारे एक बार देख लीजिए। अब आते हैं हम सेकंड लॉ की तरफ। तो सेकंड लॉ क्या कहता है आपका, फैराडे के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग यदि हम बहुत सारे सॉल्यूशंस को सीरीज़ में कनेक्ट कर दें, कॉपर सल्फेट कर दिया, NaCl कर दिया, HCl कर दिया, और सेम करंट को फ्लो कराएं, तो जो उनकी मात्राएं हैं पदार्थों की, वॉल्यूम उनके वेट्स हैं, वो उनके इक्विवेलेंट्स के प्रोपोर्शनल होते हैं। m1 प्रोपोर्शनल टू E1, m2 प्रोपोर्शनल टू E2, m3 प्रोपोर्शनल टू E3। तो ऐसे ही जब इसको हम इक्विवेलेंट करेंगे, m1 इक्वल्स टू KE1, m2 इक्वल्स टू KE2, और अल्टीमेटली हमारा m1 अपॉन E1 कांस्टेंट बन जाएगा, ऐसे ही m2 अपॉन E2 कांस्टेंट हो जाएगा, और अल्टीमेटली हमें मिलेगा m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू E1 अपॉन E2, या इसको हम Z1 अपॉन Z2 भी लिख सकते हैं। और टोटल हमारा जैसे हम ट्रांसफॉर्मर में पढ़ते थे, V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू आपका N1 अपॉन N2 इक्वल्स टू E1 अपॉन E2, ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा M1 अपॉन M2 इक्वल्स टू E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू Z1 अपॉन Z2। ये आपका फैराडे का सेकंड लॉ रहता है। तो सिंपल से रूल आपके हैं
पहले में प्रोपोर्शनल का आपका आ गया, दूसरे में हमने बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो वो सबके अलग अलग प्रोपोर्शनल हो जाता है। अब सबसे जो मेन चीज़ हमारी यहाँ पे है वो इलेक्ट्रो डिपोजिशन है। ये आपने सबने देखा होगा डायग्राम को एक बार देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा। क्या क्या दिख रहा है आपको डायग्राम में? इसमें इलेक्ट्रो डिपोजिशन हो रहा है, यानी कि एक मेटल को किसी दूसरे मेटल या नॉन मेटल के ऊपर डिपॉजिट करना, वो हमारा इलेक्ट्रो डिपोजिशन होता है। तो क्या क्या चीज़ें इसमें आपको दिख रही हैं, जल्दी से आंसर लिखिए कमेंट्स में। गुड। इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे, स्विच लगा हुआ है, एक बैटरी है और इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो जो अभी आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में, वो इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। एनोड है, कैथोड है, इलेक्ट्रोलाइट है, बैटरी है, स्विच। तो गुड, सभी को इसका मतलब जो पिक्चर है वो क्लियर दिखाई दे रही है। अब इसको हम एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रो डिपोजिशन का मतलब आपका है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल था, एक बर्तन था। उस बर्तन में हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट को भर दिया। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हमने इसके अंदर भर दिया और उसमें दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक एनोड, एक आपका कैथोड। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो निगेटिव आयंस रहेंगे वो एनोड पर जाएंगे और जो पॉजिटिव आयंस रहेंगे वो कैथोड पर जाएंगे। प्लस माइनस की तरफ जाएगा, माइनस प्लस की तरफ जाएगा। और एक हमने बैटरी लगा दी और साथ में एक स्विच लगा दिया कि जब हमें रिएक्शन करवानी होगी तो स्विच ऑन कर देंगे, जब रिएक्शन नहीं करवानी होती है तो उसको हम ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि हर टॉपिक में आपका इलेक्ट्रोलिसिस में ये डायग्राम ज़रूर बनना है। अभी आप आगे देखोगे कि आपको दिखेगा कि डायग्राम आपका लगभग हर जगह आएगा, ये सेम डायग्राम, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। एक तो आपका पोर्ट हो गया, बर्तन हो गया, इलेक्ट्रोलिटिक सेल इसको बोलते हैं। इसके अंदर हमने एक सॉल्यूशन भर दिया, इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, दो इलेक्ट्रोड उसमें हमने अप्लाई कर दिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे निगेटिव आयंस जाएंगे और जबकि निगेटिव इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव आयन जाएंगे। अब जैसे ही हम सप्लाई को ऑन करेंगे, जो बैटरी लगा रखी है हमने, जैसे हम स्विच के थ्रू सप्लाई ऑन करेंगे तो हमारा क्या होगा, रिएक्शन होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो आयंस में ब्रेक होना शुरू हो जाएगा और हमारा इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। होती क्या है उसको हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ रहता है। इलेक्ट्रोड्स इस इलेक्ट्रोलाइट में डूबे हुए रहते हैं। जो भी आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रोलाइट हमारा होगा, उसके अंदर दोनों इलेक्ट्रोड्स हमारे डूबे हुए होते हैं। इलेक्ट्रोड्स के आउटर साइड को वायर्स के द्वारा बैटरी से जोड़ देते हैं। जब स्विच ऑन करते हैं तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है और इलेक्ट्रोलाइट में केमिकल रिएक्शन होती है, जिससे वो दो आयंस में, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस में विभक्त हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। जो हमारे कैटायंस हैं, पॉजिटिव आयंस हैं, वो कैथोड पे जाएंगे, ऑब्वियसली नेगेटिव पे जाएंगे, और जो हमारे एनायंस हैं, नेगेटिव आयंस हैं, वो हमारे प्लस की तरफ यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर जाएंगे। आयंस के इलेक्ट्रोड्स पर पहुंचते ही इनका चार्ज उदासीन, न्यूट्रल हो जाता है। इस प्रकार इलेक्ट्रोलाइट के कंस्टिट्यूएंट्स विभक्त होकर, विस्थापित होकर इलेक्ट्रोड्स पर डिपॉजिट हो जाते हैं। इससे ही हम इलेक्ट्रो डिपोजिशन कहते हैं और इस कंप्लीट केमिकल रिएक्शन को, केमिकल प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं।
अब अगर ये चीज़ किसी की समझ में ना आई हो तो बताइए। सबको समझ में आ रहा है ना कि जो भी हम इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस पढ़ रहे हैं पूरी, है ना। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि हमने क्या किया। सबसे पहले एक बर्तन लिया, पॉट लिया, उसमें हमने एक इलेक्ट्रोलाइट डाला और 2 इलेक्ट्रोड्स डाल दिए। जब हम सप्लाई ऑन करेंगे तो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स हमारा 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, पॉजिटिव आयंस में और नेगेटिव आयंस में। यहाँ पे जो पॉजिटिव आयंस रहेंगे वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाएंगे, जो नेगेटिव आयंस रहेंगे वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स पे जाएंगे और यहाँ पे जाके वो डिपॉजिट हो जाएंगे, रुक जाएंगे और उनका आयंस जीरो हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस आपका बिल्कुल बराबर है, तो वो आपका जीरो यानी कि उदासीन न्यूट्रल हो जाएगा और हमारा इलेक्ट्रो डिपोजिशन हो जाता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हेल्प से, इलेक्ट्रिकल सप्लाई की हेल्प से हमने आपके आयंस को किसी भी इलेक्ट्रोड पर हमने डिपॉजिट कर दिया और ये पूरी की पूरी प्रोसेस हमारी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कहलाती है। अब इसकी नीड क्या है? हमने ये तो पढ़ लिया कि इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करते हैं, इलेक्ट्रो डिपोजिशन कैसे करते हैं, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी इसको बोलते हैं। इसकी ज़रूरत क्या है, तो वो हमारा यहाँ पे है। सबसे पहला तो मेटल ऑब्जेक्ट्स की सेफ्टी के लिए इसको करते हैं, है ना। अलग जैसे हम मोबाइल पे कवर क्यों चढ़ाते हैं? मोबाइल पे आपकी जो ट्रांसपेरेंट पन्नी जिसको बोलते हैं वो क्यों चढ़ाते हैं, बताओ। मोबाइल पे कवर क्यों रखते हैं हम? तो आंसर्स आपको बहुत अच्छे से पता है, आप रेस्पॉन्स दे भी रहे हो, बहुत अच्छी बात है। उसकी हम सेफ्टी के लिए जो भी हम डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसकी कवरिंग इसलिए करते हैं जिससे वो सेफ रहे, प्रोटेक्ट रहे, ख़राब ना हो। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा है मेटल ऑब्जेक्ट्स की डेकोरेशन के लिए, देखने में अच्छा लगे, है ना। आप अलग अलग ऊपर से जो भी क्लोथ्स आते हैं, कपड़े आते हैं, उनमें अलग अलग डिज़ाइन होते हैं। अगर सिंपल प्लेन कपड़ा है इतना अच्छा नहीं लगेगा, अगर उस पर ऊपर डिज़ाइन होगा, चाहे वो कोई फ्लावर बना दो या कोई और हम उस पर डिज़ाइनिंग करते हैं तो हमें देखने में अच्छा लगता है, डेकोरेट हो जाता है। तीसरा पॉइंट मुझे लगता है कि आपको बताने की ज़रूरत है। तीसरा पॉइंट सबको दिख रहा है क्या है? तो तीसरा पॉइंट अभी हमने डिस्कशन भी किया था, लो कॉस्ट ज्वेलरी बनाने के लिए जो हमारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती हैं वो हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ही एक एग्जाम्पल होता है। उसके बाद फोर्थ, मेटल ऑब्जेक्ट की कॉस्ट बढ़ाने के लिए भी कभी कभी ज्वेलरी में या किसी और आप कोई मूर्ति लाते हैं, है ना, कोई भी स्ट्रक्चर खरीद के लाते हैं तो अंदर से मेटल कुछ और है लेकिन हमने उसके ऊपर लेयर चढ़ा दी तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। हमारी एक्चुअल कॉस्ट कम रहेगी लेकिन जब उसको हम बेचेंगे, सामान को बेचेंगे, तो हमें ज़्यादा पैसा उसका मिलेगा। तो उसकी कॉस्ट बनाने के लिए हम आपका इलेक्ट्रो डिपोजिशन करते हैं। मेटल ऑब्जेक्ट की शाइनिंग बढ़ाने के लिए, तो इनमें से कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपको पता ना हो या आपने ऑब्जर्व ना किया हो। फिर मेटल रिफ्लेक्टर्स की रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी बनाने के लिए, चमक, मतलब आप देखो तो आपके ऊपर चमक पड़े उसकी रिफ्लेक्ट होके आपकी तरफ आपका जो भी आएंगे उनकी रिफ्लेक्शन अच्छा होगा, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होगे। फिर मेटल ऑब्जेक्ट्स की रिफॉर्मिंग और रिपेयर के लिए ये जो सुनार होते हैं वो ज़्यादातर करते हैं कि हमारी ये सामान है, जो भी हमारा ज्वेलरी है, ये है तो गोल्ड की या सिल्वर की है लेकिन ये देखने में अच्छी नहीं लग रही है, काली पड़ गई है, तो उसको क्या करते हैं, रिफॉर्म करते हैं, रिपेयर करते हैं, उसके ऊपर फिर से दोबारा से हम वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके
दे देते हैं, जिससे वो आपका अच्छा लगता है देखने में, अट्रैक्टिव लगता है, गुड। और लास्ट आपका है मेटल ऑब्जेक्ट्स की हार्डनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है नहीं, हम उसके ऊपर लेयर चढ़ा देते हैं जिससे उसकी हार्डनेस भी बढ़ जाती है। तो जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज करते हैं। अगला टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रो डिपोजिशन, यानी कि इलेक्ट्रो डिपोजिशन को कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं या इसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो नाम आपको दिख रहे होंगे। हाँ, सबसे पहले करंट डेंसिटी, देन आपका इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन है, कितना आपने सॉल्यूशन रखा है, क्या टेम्परेचर यूज कर रहे हो आप, एडिशनल एजेंट्स डाल रहे हो नहीं डाल रहे हो, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है, नेचर ऑफ मेटल क्या है जिस पे आपको डिपॉजिट करना है, और थ्रोइंग पावर कितनी है, कितनी जल्दी आपका अपने आयंस को इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक कर दे रहा है, थ्रो कर दे रहा है कि जाओ यहाँ से सीधा जाके इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट हो जाओ। तो एक एक करके इसको मैं बताता हूँ आपको कि क्या इफ़ेक्ट होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं करंट डेंसिटी की। करंट डेंसिटी क्या है आपका, जितनी ज़्यादा करंट डेंसिटी होगी उतना ही आपकी क्वालिटी अच्छी रहेगी और डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। ऐसा नहीं कि एक हमारे पास कोई प्लेट थी, उस पर ऊपर तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चले गए, नीचे कम रह गए। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमें करंट डेंसिटी को मैक्सिमम से मैक्सिमम करना होगा। इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कितना है, तो ऑब्वियसली जितना ज़्यादा आपका कंसंट्रेशन होगा उतने ज़्यादा आपके आयंस ब्रेक होंगे और आपका उतना ही डिपोजिशन और अच्छा रहेगा। तो सीधे सीधे पॉइंट्स आपके हैं। टेम्परेचर है, टेम्परेचर लेकिन कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए, दोनों चीज़ें हैं, जिससे हमारा मीडियम टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं कि ना तो आपका सॉल्यूशन ख़राब हो और ना वो ऐसा बन जाए कि वो चार्ज ही नहीं हो रहा है, मतलब आपका जो भी प्रोसेस हो रही है वो आपकी धीरे हो जाएगी। तो एक आपकी स्टैंडर्ड प्रोसीजर के लिए आपका मीडियम टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं। एडिशनल एजेंट, ये बहुत अच्छी चीज़ें आपकी हैं कि हम एडिशनल एजेंट्स की प्रेजेंस अगर कर दें तो क्रिस्टल नहीं बनते हैं। जब जिसके ऊपर हम लेयर चढ़ा रहे हैं वहाँ पे आपकी क्रिस्टल्स नहीं बनते हैं। जैसे आपका ग्लू लगा देते हैं, गम्स यूज कर देते हैं, तो इससे क्या होती है, डिपॉजिट की क्वालिटी इम्प्रूव होती है। आपका ऐसा नहीं कि आपका बहुत छोटे छोटे आपके स्टोन टाइप के क्रिस्टल आपके बन जाते हैं, है ना, तो वो आपके फिर मेटल देखने में और बेकार लगता है। तो हम क्या करते हैं, एडिशनल एजेंट्स उसमें मिला देते हैं। जैसे आपने जो चूड़ी होती हैं, ब्रिंजल्स होती हैं, उसमें देखा होगा कि उनके ऊपर छोटे छोटे आपके पॉइंट्स बने रहते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल्स बने रहते हैं। अगर वो क्रिस्टल थोड़े मोटे हो जाएंगे, कहीं पे छोटा कहीं पे मोटा, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सब क्या है हमारा एक एडिशनल एजेंट्स का एडवांटेज रहता है, ठीक है। अब नेचर कैसा होना चाहिए, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट का नेचर है वो किस प्रकार का होना चाहिए, वो चीज़ हमें अब अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोलाइट है। मैंने आपको बताया था, कॉपर सल्फेट है, NaCl है, HCl है ना, जितने भी हैं। तो अलग अलग टाइप का इलेक्ट्रोलाइट होने से डिपॉजिट की क्वालिटी भी अलग अलग रहती है। इसलिए हमें स्मूथ जो भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे सबसे अच्छा मैंने आपको बताया कि वो हमारा होता है इलेक्ट्रोलाइट CuSO4। कॉपर सल्फेट सबसे ज़्यादा यूज होने वाला हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। ऐसे ही कौन से मेटल पे हम उसको डिपॉजिट करना चाह रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, और आपका उसकी क्वालिटी कितनी है, कैसा आपका शेप है, जो भी हम इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे हैं, एनोड कैथोड ज़्यादा दूर है ज़्यादा पास है। तो इस तरह से आपका अलग अलग कंडीशंस में
आपका इलेक्ट्रोड्स यूज़ होते हैं, उनकी क्वालिटी क्या होती है, कौन से मेटल का बना हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, उन सब चीज़ों पे करंट डेंसिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, इन सब पे हमारा डिपेंड करता है इलेक्ट्रो डिपोजिशन। अब सबसे मेन आपका टॉपिक इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक तरीके से ये इलेक्ट्रो डिपोजिशन ही है, लेकिन इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसको हम बोलते हैं विद्युत लेपन, यानी कि इलेक्ट्रिकल से की हेल्प से हम लेप चढ़ा देते हैं, लेयर चढ़ा देते हैं एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की, तो वही आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से एक मेटल की लेयर पर दूसरी मेटल की लेयर चढ़ाने को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। अब करते क्या हैं इसमें, हम आयरन के ऊपर, लोहे के ऊपर निकिल या जिंक या टिन या क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से उसको कोरोजन, जो हमारा जंग लग जाता है, उससे बचा सकते हैं और उस पर आपका चमक भी उसकी बढ़ जाती है। हाँ, इसको हम गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। तो ये बहुत सारे नाम हैं आपका गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो डिपोजिशन। हम क्या करते हैं, मेटल की सेफ्टी यहाँ पे कर रहे हैं। लोहा सबसे ज़्यादा जंग लगता है लोहे पे, तो लोहे पे क्या कर दिया हमने, निकिल की, जिंक की और टिन की, क्रोमियम की प्लेटिंग कर दी और कह देते हैं कि ये स्टील का बना हुआ है। कभी कभी आप जब जो सामान होते हैं ना, किचन का सामान होता है, उसको खरीदने जाते हैं तो स्टील का सामान सबसे अच्छा होता है क्योंकि उस पर जंग नहीं लगता है। तो एक्चुअल में वो अगर पहचान हम नहीं कर सकते उसकी, लेकिन फिर भी कुछ जो शॉपकीपर होते हैं वो क्या होता है कि उसके ऊपर निकिल, क्रोमियम, जिंक की लेयर होती है और हमें पता नहीं चल पाता है कि ये लोहे का बना हुआ है या स्टील का बना हुआ है। वहाँ तो हमें स्टील का ही लगेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद उसकी जब लेयर ख़राब हो जाएगी तो उस पर जंग लगना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो आपका स्टील का बना हुआ नहीं था। ये बहुत प्रॉब्लम होती है। हम एक इसको धोखाधड़ी कहेंगे, है ना, आपका उल्लू बनाया जा रहा है उसका, जो भी शॉपकीपर ऐसा कर रहा है, ये करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो अपने बेनिफिट के लिए ऐसा कर देते हैं। दूसरा, सॉफ्ट मेटल के ऊपर हार्ड मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से उसकी हार्डनेस मिल जाती है, टूटने के चांसेस कम रहते हैं। मेटल्स आपके काले नहीं होते हैं क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। अगर आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, जैसे आपके कुछ जो ज्वेलरी हैं जब काली हो जाती हैं, काली पड़ जाती हैं, तो सुनार उसको क्या करता है, फिर से उसमें कहते हैं ना कि इसमें सॉल्यूशन में डाला, निकाल दिया, तो वो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसमें घोल बना होता है। उस पर जाते ही जो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन हुआ था जिससे वो काली पड़ गई थी आपका जो भी सामान था, वो आपका ऑक्सीडेशन रिमूव होके आपका फिर से अपनी पुरानी कंडीशन में पहुंच जाता है। ये और आपने देखा होगा कि मूर्तियाँ जो होती हैं हमारी, उनके ऊपर निकिल या क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके उन्हें चमकाया जाता है और उनका कोरोजन भी कम रहता है। ठीक है, ऐसे ही कॉपर आभूषणों पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके उन्हें चमकदार बनाया जाता है जिससे वो सोने के जैसे लगते हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट सोने और चांदी के समान बने हुए दिखते हैं और सस्ते आभूषण और अधिक आकर्षित लगते हैं। ये पॉइंट तो आपको समझाने की ज़रूरत कहीं से कहीं तक नहीं है। तो क्लियर हुआ कि हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, क्यों हम कर रहे हैं, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोलिसिस, कौन कौन से कंपोनेंट हैं, आपके इलेक्ट्रोड्स होंगे उसमें, और आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा, और जैसे ही सप्लाई हम करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट आपका आयंस में ब्रेक हो जाएगा, वो आयंस आपके जाके हमारा इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट हो जाता है और हमारी एक के ऊपर दूसरी लेयर चढ़ जाती है। अब इसकी प्रोसेस क्या है, जो हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग है उसकी क्या प्रोसेस है, वो हम एक बार देख लेते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला होता है क्लीनिंग ऑफ मेटल्स। पहले हम मेटल को साफ़ करते हैं, जिसके ऊपर लेयर चढ़ानी है पहले उसको हम साफ़ करेंगे, फिर उसके ऊपर इलेक्ट्रो डिपोजिशन करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करवा के उसके ऊपर हम लेयर को चढ़ाते हैं, और उसके बाद उस पर पॉलिशिंग भी करते हैं कि वो जहाँ पे भी कहीं ऊपर नीचे कोई चीज़ रह गई हो, है ना, कुछ आपके जो हमने इलेक्ट्रो डिपोजिशन किया वो कहीं ज़्यादा बन गया हो, कहीं क्रिस्टल बड़ा हो गया हो, तो उसको लगभग यूनिफॉर्म बनाने के लिए उसकी हम पॉलिशिंग कर देते हैं।
अब ये प्रोसेस करते कैसे हैं? सबसे पहले हमारा है क्लीनिंग ऑफ मेटल्स। बहुत ही आपका इंटरेस्टिंग है, आप सब इसको मतलब जाने अनजाने में देख चुके हो या इसके बारे में सुन चुके हो, पढ़ चुके हो, बस आपको एक्चुअल में क्या है वो नहीं हो सकता इतना पता हो, लेकिन यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। जिस ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है उसकी लेयर को अच्छी तरह साफ करके चमकाया जाता है। इस प्रकार से की गई इलेक्ट्रोप्लेटिंग अच्छी और टिकाऊ रहती है और मेटल्स को साफ करने के लिए निम्नलिखित सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है: NaOH, Na2CO3, Na2SiO3, Na3PO4 मेटल्स लेयर से डस्ट और चिकनाई दूर करने के लिए। यानी कि जो भी हमारे मेटल्स हैं उनमें कहीं धूल मिट्टी आ गई है या चिकनाई कहीं लगी हुई है तो उसको दूर करने के लिए हम इनमें डुबो देते हैं, जिससे वो क्लीन हो जाता है। और अगर वहाँ पे कोई ऑक्साइड्स बना हुआ है मेटल पे तो उसके लिए H2SO4, HNO3 या HF का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्लीनिंग प्रोसेस कर ली। अब इसमें ऑब्जेक्टिव बन जाता है यहाँ पे कि मेटल्स को क्लीन करने के लिए या मेटल्स के ऊपर से डस्ट या चिकनाई दूर करने के लिए कौन से सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। तो इस टाइप से आपके ऑब्जेक्टिव बनते रहते हैं। दूसरा इलेक्ट्रो डिपोजिशन, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रो डिपोजिशन है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइट को भर देते हैं सबसे पहले। जिस धातु पर लेप करना होता है, जिस मेटल पर लेयर चढ़ानी होती है उसे कैथोड बनाते हैं, और जिस धातु की लेयर चढ़ानी होती है उसे एनोड बनाते हैं। ये ध्यान रखिएगा बस। ये डायग्राम देखो फिर से आपके पास आ गया। एक इलेक्ट्रोलाइट सेल था आपका, हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, ठीक है। और जिस मेटल पे लेप करना होता है उसे कैथोड बनाना होता है, ध्यान रखिएगा हमेशा। यानी कि कैथोड हम किसे बनाएंगे? जो जॉब है हमारी, जिसके ऊपर हमें लेयर चढ़ानी है। और जिस धातु की लेयर चढ़ानी है वो हमारा एनोड पे रहेगा। सपोज हमें सिल्वर की चढ़ानी है तो हमने इसको प्योर सिल्वर बना दिया एनोड को, और आपका कैथोड पे जो भी हमें जिस पे भी चढ़ाना होगा आपका जो भी मेटल है, चाहे आयरन हो या और कोई मेटल हो, तो वो हमारा कैथोड बन जाएगा। अब बाकी प्रोसेस हमारी सेम रहती है। हमने इसके लिए इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर लिया KAgCN2। अब इसमें हो क्या रहा है? तो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होने पे क्या होगा? धातु जो हमारी होगी मेटल वो कैथोड पर जमने लगेगी और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन में घुलकर इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को बनाए रखता है। क्योंकि एल्यूमिनियम यहाँ से जा रहा है, जो भी हमारा है सिल्वर या एल्यूमिनियम, जो भी जिस मेटल की लेयर हम चढ़ा रहे हैं, सपोज सिल्वर की हमने चढ़ाई Ag की, तो सिल्वर को हमने एनोड बना दिया, तो यहाँ से सिल्वर कैथोड पे जमा हो रहा है और यहीं से हमारा जो कमी हो रही है वो इस एनोड से पूरी होती रहती है। एक ये टेबल आपके सामने है। अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे यूज होते हैं। ज़्यादातर हम सोने चांदी की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए ऑब्जेक्ट्स पे पहले कॉपर की लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ईजी और बेटर होती है। तो ये कुछ आपके इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल्स हैं और उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा। गोल्ड के लिए गोल्ड का सिंबल Au, उसके लिए हम पोटेशियम ओरोसाइनाइड KAuCN2। सिल्वर के लिए Ag के लिए पोटेशियम अर्जेंटोसाइनाइड। कॉपर की लेयर के लिए कॉपर सल्फेट या H2SO4, दोनों साथ में, कॉपर सल्फेट एंड H2SO4। और निकिल के लिए NiSO4, निकिल आपका हो गया ये NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O। क्रोमियम के लिए Cr2O3। तो ये तो आपको याद करने पड़ेंगे कि हमारे जिस मेटल की लेयर हमें चढ़ानी होती है उसके लिए हम ये इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। जो हमारा सॉल्यूशन रहेगा वो ये रहेगा। ये क्लियर है आपको कि हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस कैसे अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद हम पॉलिशिंग कर देते हैं कि आपका इलेक्ट्रो डिपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट्स को चमकाने के लिए पॉलिशिंग कर देते हैं। पॉलिशिंग के लिए लेदर, कैनवास, प्रेस्ड वूलन क्लॉथ से बनी हुई स्पेशल टाइप की मोप्स, जिसको पोछा बोलते हैं, का यूज़ किया जाता है। और इससे हम तीनों की प्रोसेस पूरी होते ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है।
किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। हमने 3 प्रोसेस पढ़ी। सबसे पहले क्लीनिंग करेंगे, फिर इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस करेंगे और उसके बाद पॉलिशिंग कर देंगे। ये हमारा था इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ऐसे ही हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स कर लेते हैं। सेम प्रोसेस है, कोई इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सभी मेटल्स के लिए एक प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स की तरह कार्य करते हैं, इसलिए मेटल से बनी हुई रॉड्स या वायर्स को इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर बनाने के लिए नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। जैसे रबर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो आपके वायर्स होते हैं, तार होते हैं, उनके ऊपर रबर की हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, या आपका कोई और इंसुलेशन जो भी हम यूज करेंगे उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, जिससे हमें करंट ना लगे। डायरेक्टली हम वायर को पकड़ लेते हैं क्योंकि कंडक्टर उसके अंदर जा रहा है, ऊपर से हमने उसके ऊपर इंसुलेटर्स की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हुई है। आवाज़ सभी को आ रही है? हाँ, प्लास्टिक की जो भी आपका इंसुलेशन है, चाहे वो प्लास्टिक का हो, चाहे आपका रबड़ हो, है ना, और भी जो आपके पॉलीथीन आपका रहता है, जिस टाइप की भी हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, जिस मेटल की लेयर चढ़ानी है, उसको हम यूज कर लेते हैं। ये एक रबर का मैंने एग्जांपल बताया आपको कि रबर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हम प्लेटिनम को कैथोड और जिस मेटल पर रबर की लेयर चढ़ानी होती है उसको एनोड बनाकर पेड़ से प्राप्त रबर लेटेक्स में NH4OH KCl NH4Cl के सोल्यूशन मिलाकर इलेक्ट्रोलाइट बनाया जाता है। तो ये सेम डायग्राम देखो फिर से आपका आ गया। एक हमारा बॉक्स था पूरा, उसके अंदर हमने सॉल्यूशन भरा, पहले इलेक्ट्रोलाइट, रबर उसमें ज़रूर होना चाहिए। जिस मेटल की लेयर चढ़ानी है वो आपका इलेक्ट्रोलाइट में ज़रूर होना चाहिए। रबर लेटेक्स प्लस NH4OH प्लस KCl प्लस NH4Cl। जिस पे चढ़ानी है वो आपका कैथोड, ठीक है। तो ये आपका एक पूरी प्रोसेस है, चाहे वो आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो या इलेक्ट्रो डिपोजिशन हो, या आपका नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के लिए हो, कंडक्टिंग मटेरियल के लिए हो, कोई भी मटेरियल आपका है, अगर हमें एक लेयर चढ़ानी है तो उसके लिए हमें ये एक डायग्राम आपको बस पता होना चाहिए। सारी चीज़ें इस डायग्राम में आपको क्लियरली समझ में आ जाती हैं। एक और आपका है एनोडाइजिंग। नाम अलग अलग हैं लेकिन लगभग प्रोसेस सेम ही होती है। एनोडाइजिंग क्या होती है आपकी? कोरोजन के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए, जो आपका जंग लगता है, संक्षारण होता है, उसको कम करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा मेटल के ऊपर एक असक्रिय मेटल की पतली लेयर चढ़ा देते हैं, जिसे हम एनोडाइजिंग कहते हैं। असक्रिय मेटल क्या होते हैं? असक्रिय मेटल क्या होते हैं? असक्रिय मेटल आपके कौन से होते हैं? जिसमें रस्ट नहीं लगता है। और कोई? नॉन रिएक्टिंग मेटल। गुड। तो ये आपको चीज़ें सारी पता हैं, है ना। यानी कि आपका ऐसा मेटल जिसमें कोई रिएक्शन ना हो, कोई आपका रस्ट ना लगे उसमें, जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व ना हो, कोई भी चीज़ यूज करो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे आपके अक्रिय गैसें होती हैं, आपकी जो इनर्ट गैसेज आपकी होती हैं, ऐसे आपके इनर्ट मेटल होते हैं जिन पे कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होती है। जब मेटल हमारे एनवायरनमेंट के संपर्क में आते हैं तो मेटल पर एक केमिकल रिएक्शन धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम कोरोजन कहते हैं, और ये आपका धीरे धीरे चीज़ों को ख़त्म कर देता है, आपकी वो टाइम से पहले ही ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए हम कोरोजन से बचाने के लिए हम एनोडाइजिंग करते हैं। कोरोजन के कारण क्या होंगे आपके? नेचर ऑफ मेटल कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है आपका, वाटर इमर्जन तो नहीं, पानी में ज़्यादा देर रखा रहेगा तो जंग ज़्यादा जल्दी लगता है, केमिकल का ऑब्जेक्ट क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कैसे आपने की है। तो ये आपकी एनोडाइजिंग होती है। सेम चीज़, पूरा एक बर्तन हो गया आपका, पॉट हो गया, सेल हो गया, इसके अंदर हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, सपोज क्रोमियम एसिड भर दिया, एक एनोड है, एक कैथोड है, ठीक है। कैथोड आपका
कनेक्शंस, ऐसी एनोड का, बैटरी भी आपके लगी होगी। तो ये एक डायग्राम है जो आपका सब में सेम ही है, बस आपका एनोड पे क्या रहेगा, कैथोड पे क्या रहेगा और इलेक्ट्रोलाइट क्या रहेगा वो चेंज होना होता है। कोई भी प्रोसेस है सब में आपका यही आता है, ठीक है। तो एनोडाइजिंग के लिए जिस मेटल पर प्रोसेस की जाती है उसे एनोड बनाते हैं, और कार्बन की छड़ को हम कैथोड बनाते हैं। इसके बाद क्रोमियम एसिड के इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस करते हैं, और इस पूरी प्रोसेस को हम एनोडाइजिंग कहते हैं। तो सेम चीज़ रिपीट हुई, इसमें कुछ आपका नया नहीं है। ऐसे ही हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स का यूज करते हैं। आपके NaOH बनाना, KOH बनाना, Na2CO3 बनाना, KClO3 बनाना, तो आपका क्लोरोफार्म, आयोडोफार्म, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, अलग अलग जो भी हमारे मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, है ना, जो केमिकल्स हैं उनको हम बनाते हैं, जिसका यूज हम करते हैं। ऐसे ही अभी आपने कहा था कि गैल्वेनाइज, ये भी सेम प्रोसेस है, लेकिन ये फिक्स वैल्यू होती है आपकी। एक प्रोसेस ऐसा है जिसमें जिंक की स्टील या आयरन के ऊपर कोटिंग की जाती है, जिससे रस्टिंग, कोरोजन आपका नहीं लगता है। तो ये आपका गैल्वेनाइजिंग होता है। तो इसका डायग्राम भी आप देखोगे तो सेम डायग्राम है, ठीक है। गैल्वेनाइजिंग आपका है तो एक हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हुआ, इसके अंदर हमने जिंक का इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, एक एनोड बनाया हमने, एक कैथोड बनाया। कैथोड हमने स्टील या आयरन को बनाया जिसके ऊपर हमें कोटिंग करनी है, और ये इसके सारे हमारे आपके एप्लीकेशंस हैं। चाहे आपके वो स्ट्रक्चर पार्ट्स हों, आपके बाहर के पाइप्स होते हैं, सीट्स आपकी रहती हैं, वॉश ट्यूब्स होती हैं, बाथटब होते हैं, आपके कंटेनर्स होते हैं, वायर्स होते हैं, फेंसिंग मटेरियल हैं, ट्रांसफार्मर के पार्ट्स हैं। सब में हम कहीं ना कहीं हम इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस ज़रूर करते हैं। विद्युत अपघटन के द्वारा हम एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर चढ़ाना, चाहे वो मेटल के ऊपर हो, चाहे किसी कंडक्टर के ऊपर हो, चाहे किसी इंसुलेशन के ऊपर हो, चाहे आपका नॉन कंडक्टिंग हो, या और भी कोई आपका प्रोसेस है जहाँ पे हम इस सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका इलेक्ट्रोलिसिस की कंप्लीट प्रोसेस। किसी को इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। बहुत सिंपल चीज़ें आपकी हैं, 3 चीज़ें आपको याद रखनी हैं। 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एनोड और कैथोड, और तीसरा हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट आपका क्या होगा, आपका जब इसमें करंट फ्लो होगी तो इलेक्ट्रोलाइट आपका आयंस में ब्रेक हो जाएगा, और आयंस में ब्रेक होते ही आपका जो भी आयंस बने हैं वो एनोड या कैथोड की तरफ डिस्चार्ज हो जाएंगे। जिस मेटल पे हमें ज़्यादातर लेयर करनी होती है उसको कैथोड बनाते हैं, जिसकी करनी होती है उसको एनोड बनाते हैं, जिससे हम इजीली आपकी इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। अभी चाहे इलेक्ट्रोलिसिस कह लो, इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कह सकते हैं, आपका एनोडाइजिंग कह सकते हैं इसको, या आपका गैल्वेनाइजिंग कह सकते हैं। तो सभी के लिए आपका सेम चीज़ है, बस थोड़ा थोड़ा बेसिक डिफरेंस है कि आपका इलेक्ट्रोलाइट चेंज हो जाएगा, या आपका एनोड कैथोड जिसको हम बना रहे हैं मेटल को वो चेंज हो जाएगा, और थोड़ा एप्लीकेशन उसका चेंज हो जाएगा। तो ये आपका पूरा एक चैप्टर है वैसे। तो ये भी आपका एक तरीके से फिनिश हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। और अब आपका एक चैप्टर बचा हुआ है जो हमारा है कौन सा, लास्ट चैप्टर कौन सा है अब, लास्ट चैप्टर कौन सा बचा हुआ है, जल्दी से बताइए। हीटिंग एलिमेंट। तो आपको चैप्टर का नाम बताना है, हीटिंग एंड वेल्डिंग। गुड। जो आपका चैप्टर है वो आपका हीटिंग एंड वेल्डिंग का बचा हुआ है, यानी कि वो 2 पार्ट्स हैं उसके, एक हीटिंग रहेगी और एक आपकी वेल्डिंग रहेगी। तो वो और भी आपका एक तरीके से सिंपल है, बस आपको टाइप्स वगैरह पढ़ने हैं उसके। सब देखते हैं कि हीटिंग क्या होती है, वेल्डिंग क्या होती है ना। इलेक्ट्रिकल हीटिंग यहाँ पढ़नी है आपको। सिंपली आप जब देखो ना, वेल्डिंग करना मतलब 2 पार्ट्स को जोड़ना, वो आपका वेल्डिंग हो जाता है। हीटिंग करना मीन्स टेम्परेचर को बढ़ाना, मेल्ट करना किसी चीज़ को, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका मटेरियल आपके
मेल्ट होना, पिघलना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब आपके होते हैं हमारे इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। तो किसी को कोई डाउट और कुछ क्वेश्चन हो तो बताइए, अपना रिपोर्ट बनाते रहिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ। कोई उसमें प्रॉब्लम आपको लगती है तो आप उसको पूछ सकते हो, जैसा भी आपका उसमें लगता है। रिपोर्ट सबकी 30 जून तक रेडी हो जानी चाहिए। 50 पेज कम से कम आपके होने चाहिए, है ना। 50 से 60 के बीच में पेज रखिए आप, उससे ज़्यादा चाहो तो कर सकते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का अगर नहीं है तो थैंक यू एवरीवन।